गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बीएससी पार्ट सेकंड की पेपर मैकेनिक्स से है और टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। पिछले वीडियोज में आपने जो रूपांतरण समीकरण देखे हैं वो स्थिति, वेग, त्वरण, इस प्रकार के रूपांतरण समीकरण देखें। तो आज हम उसी का जो नेक्स्ट है उसका अध्ययन करेंगे। इस रूपांतरण समीकरण में क्या होगा कि यदि किसी एक स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज है, उसमें यदि आपको किसी कण के स्थिति के निर्देशांक ज्ञात हैं तो किसी दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष जो कि क्या होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, उसमें किस प्रकार से समीकरण आप प्राप्त करोगे वो हम देखेंगे। किसी स्थिर निर्देश तंत्र में आपको क्या है, किसी कण के निर्देशांक ज्ञात हैं तो किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में किस प्रकार आप रूपांतरण समीकरण ज्ञात करोगे वो क्या कहलाएगा, आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके द्वारा आप स्थिति से वेग का भी ज्ञात कर सकते हो रूपांतरण समीकरण, और वेग के द्वारा त्वरण का भी, और भी अन्य राशियां हैं, और इसके साथ साथ विस्थापन, संवेग संरक्षण और बल का रूपांतरण समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे विस्थापन का रूपांतरण समीकरण या गैलीलियन रूपांतरण में विस्थापन की निश्चलता। पहला टॉपिक आज का हमारा दो निर्देश तंत्रों के बीच में किस प्रकार विस्थापन का रूपांतरण समीकरण प्राप्त करें। विस्थापन के लिए ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले हम किसी एस फ्रेम की कल्पना करते हैं जिसके एक्सेस एक्स, वाई और जेड है। कोई दो बिंदु आप ले सकते हो, पी और क्यू, और इसी प्रकार एक दूसरे निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं जो कि क्या होगा, एस डैश होगा और जिसके एक्सेस एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश होंगे। अब हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, दो बिंदु कोई से पी और क्यू ले रहे हैं जिनके मध्य विस्थापन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, दो बिंदु आपने क्या कंसीडर किए हैं, पी और क्यू। अब इस बिंदु पी का इस एस फ्रेम के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या मान लेते हैं हम, r1 वेक्टर, और इस बिंदु Q का स्थिति सदिश हम क्या मान लेते हैं, r2 वेक्टर। इस तरह से तो P और Q के बीच जो विस्थापन होगा उसको हमने स्मॉल d कंसीडर कर लिया है। तो सदिश योग नियम से एस फ्रेम के लिए या एस फ्रेम में क्या देख रहे हैं हम, r1 वेक्टर प्लस d वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ से विस्थापन का मान ज्ञात करना चाहें तो इट विल बी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, समीकरण नंबर 2। ये किस फ्रेम के लिए ज्ञात किया आपने, एस फ्रेम के लिए। अब ये एस फ्रेम है और दूसरा क्या है, एस डैश फ्रेम, जो कि v वेग से गतिशील है एस फ्रेम के सापेक्ष। अब इस एस डैश फ्रेम की बात करते हैं, इसका मूल बिंदु O डैश है, इसका O था। इसके सापेक्ष भी देख लेते हैं। स्थिति सदिश आपने r1 डैश वेक्टर मान लिया और बिंदु Q का जो स्थिति सदिश है वो आपने कंसिडर कर लिया r2 डैश वेक्टर, सिमिलरली जैसे आपने इस फ्रेम में किया था। तो पुनः एस डैश फ्रेम में क्या होगा, एस डैश फ्रेम में भी आप सदिश योग नियम से r1 डैश प्लस d डैश वेक्टर इक्वल टू r2 डैश वेक्टर। इस दूरी को एस डैश फ्रेम के लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया है, d डैश वेक्टर।
अब हम यहाँ देखेंगे कि स्मॉल डी वेक्टर और डी डैश वेक्टर का मान बराबर है या नहीं है। इसलिए डी डैश वेक्टर इक्वल टू R2 डैश माइनस R1 डैश वेक्टर, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में आप देखिए डी डैश वेक्टर का मान डिपेंड कर रहा है R1 डैश और R2 डैश पर। अब इनके मान R1 और R2 क्या है, आपके स्थिति सदिश है S फ्रेम में, और R1 डैश R2 डैश क्या है, S डैश फ्रेम में। तो इनके बीच जो संबंध है किसके बीच में, R1 और R1 डैश वेक्टर के बीच में, तथा R2 व R2 डैश वेक्टर के बीच में। वो आप पहले पढ़ चुके हैं पिछले डेरिवेशंस में। और यदि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के लिए लिखना चाहें तो R डैश वेक्टर इक्वल टू R माइनस VT होता है, समीकरण नंबर 4। तो इसको R1 डैश के लिए और R2 डैश के लिए आप लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, इसलिए R1 डैश वेक्टर इक्वल टू R1 माइनस VT, और इसी प्रकार R2 डैश वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस वेक्टर T। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। R1 डैश R2 डैश S डैश फ्रेम में है, स्थिति सदिश R1 R2 S फ्रेम में है। V क्या है आपका, S डैश फ्रेम का S फ्रेम के सापेक्ष वेग है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 5 व 6 का मान रख देंगे। इसलिए समीकरण 3 से क्या मान प्राप्त होगा, D डैश वेक्टर इक्वल टू R2 डैश का मान क्या है, R2 माइनस VT, और R1 डैश का मान क्या है, माइनस R1 वेक्टर माइनस VT। और सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए T डैश आपको क्या मिलेगा, R2 वेक्टर माइनस R1, जो कि किसके बराबर है, D वेक्टर के बराबर है। इक्वेशन नंबर 7। ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 7 पर। समीकरण 7 में हम क्या देख रहे हैं कि S डैश फ्रेम, जो कि S फ्रेम के सापेक्ष v वेग से गतिशील है, उसमें दो बिंदुओं के मध्य जो विस्थापन है, जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, D डैश वेक्टर, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ S फ्रेम। S फ्रेम में क्या विस्थापन था, D वेक्टर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, गैलीलियन के लिए विस्थापन का निश्चलता का नियम, कि विस्थापन क्या है, दोनों निर्देश तंत्रों में बराबर है। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संवेग संरक्षण का नियम, कि अब हम देखेंगे कि किसी कण के संवेग एक फ्रेम में अलग हो सकते हैं और दूसरे फ्रेम में अलग हो सकते हैं। लेकिन यदि बात करें संवेग संरक्षण के नियम की, किसकी बात करें हम, संवेग संरक्षण के नियम की, तो उस नियम का दोनों निर्देश तंत्रों में पालन होगा। यदि किसी एक फ्रेम S में संवेग संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है तो दूसरे फ्रेम S डैश में भी उसका पालन होगा। उसको यहाँ प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ या संवेग संरक्षण का नियम। बात करते हैं पहले S फ्रेम के लिए। S फ्रेम के लिए इस तरह से कोई आपने S फ्रेम मान लिया, X, Y और Z, जिसमें दो कोई कण है जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, और u1 u2 क्या है, उनके टक्कर से पहले वे। इस प्रकार की टक्कर आप और भी चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी क्या मान के चल रहे हैं, m1 m2 कणों के द्रव्यमान है, u1 वेक्टर u2 वेक्टर टक्कर से पहले के वेग हैं, और टक्कर के बाद इनके द्रव्यमान m1 m2 है, और वे क्या मान लेते हैं हम, v1 और v2 वेक्टर। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या हो जाएगा S फ्रेम के लिए,
संवेग संरक्षण के नियम से m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये संवेग संरक्षण का नियम है। अब बात करें एस डैश फ्रेम की, या आप यहाँ बना सकते हैं, मैं यहाँ उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एस डैश फ्रेम को, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, जिसमें कणों के द्रव्यमान m1 m2 हैं। टक्कर से पहले उनके वेग u1 डैश वेक्टर और u2 डैश वेक्टर मान सकते हैं, और टक्कर के बाद v1 डैश वेक्टर और v2 डैश वेक्टर उनके वेग मान सकते हैं। तो अब हमें यहाँ देखना है कि यदि इस फ्रेम S में मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन उसका सिद्धांत पालन हो रहा है, तो एस डैश फ्रेम में भी उस नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये वाला फ्रेम एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष v वेग से गतिशील है। ठीक है, क्या होना चाहिए एस डैश फ्रेम में? m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इस नियम का पालन होना चाहिए। उसके लिए हम समीकरण नंबर 1 का यूज करेंगे और वेग के लिए जो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है उसका प्रयोग हम करेंगे। इस प्रकार से स्थिति का रूपांतरण समीकरण था। क्या था स्थिति का रूपांतरण समीकरण? गैलीलियन का r डैश इक्वल टू r माइनस vt। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। जब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो dr डैश अपॉन dt इक्वल टू dr अपॉन dt माइनस v, और v कैन से u डैश इक्वल टू u माइनस v। ये एक कॉमन फॉर्मूला कंसिडर कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से किस किस के मान निकालने हैं? u1, u2, v1 और v2 इन टर्म्स ऑफ u1 डैश, u2 डैश, v1 डैश और v2 डैश। समीकरण नंबर 1 से शुरुआत करेंगे और आपको समीकरण नंबर 2 प्राप्त करना है। ठीक है, इसलिए u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस v, u2 डैश इक्वल टू u2 माइनस v, v1 डैश इक्वल टू v1 माइनस v और v2 डैश इक्वल टू v2 माइनस v। इस तरह से 4 समीकरण आपके पास प्राप्त होंगे। ये इंपॉर्टेंट समीकरण है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या करना चाह रहे हैं हम? ये समीकरण गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है वेग के लिए। u डैश इक्वल टू u माइनस v। u क्या है? कण का s फ्रेम में वेग है, u डैश कण का s डैश फ्रेम में वेग है, और v क्या है? s डैश फ्रेम का s फ्रेम के सापेक्षिक वेग है। अब इसी को मानते हुए हमने 4 इक्वेशन किस किस के लिए प्राप्त कर ली है? u1 डैश u1 में, u2 डैश u2 में, v1 डैश v1 में और v2 डैश और v2 में। यहाँ से हम मान u1 का निकाल सकते हैं, u2 का ज्ञात कर सकते हैं, v1 का और v2 का ज्ञात कर सकते हैं, और इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। इसलिए m1 u1 का मान देखिए, समीकरण नंबर आप इसको 2, 3, 4, 5, नंबर 6, इसका मान हो जाएगा u1 डैश वेक्टर प्लस v m2, u2 का मान हो जाएगा समीकरण नंबर 4 से u2 डैश प्लस v इक्वल टू m1, v1 का मान हो जाएगा इस समीकरण से, समीकरण नंबर 5 से v1 डैश प्लस v और m2, v2 का मान हो जाएगा v2 डैश प्लस v। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो m1 u1 डैश प्लस m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू m1
v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इस तरह का समीकरण आपको प्राप्त होगा। ये वाले जो टर्म्स हैं v वाली वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 7। तो समीकरण 7 यहाँ ध्यान दीजिए क्या व्यक्त कर रहा है, u1 डैश u2 डैश s डैश फ्रेम में टक्कर से पहले के वेग हैं, v1 डैश और v2 डैश टक्कर के बाद के वेग हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि s फ्रेम में संवेग संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है तो s डैश फ्रेम में भी उस नियम का पालन होगा या उसकी निश्चितता रहेगी, इनवेरियंस ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो समराइज करें आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हमने ये देखा कि व्हाट इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और उसको देखते हुए हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए और मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए जो डेरिवेशन है वो प्राप्त की। आशा करते हैं कि आप इन वीडियोज को गंभीरता से देख रहे होंगे, और ये कुछ टॉपिक्स के बाद जब चैप्टर आपका कवर हो जाएगा तो आपको असाइनमेंट और क्विजेज हैं वो ऑनलाइन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दी जाएगी। इसलिए आप सभी से आशा है कि इन वीडियोज को आप गंभीरता से पढ़ें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।